मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैं कम्युनिकेशन के अर्थ, उनकी जो विद्वानों के मत हैं, संचार प्रक्रिया, किस प्रकार से संचार संगठनों में कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उनका विस्तृत रूप से वर्णन कर चुकी हूँ। इस व्याख्यान में संप्रेषण की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, उसका विस्तृत रूप से मैं वर्णन करूँगी। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। जैसा कि थियो हेमन ने कहा था कि सूचना संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। अर्थात इस प्रक्रिया के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ समझ की भी हस्तांतरित प्रक्रिया होती है। इसी के साथ जो इसको परिभाषित किया गया, मिलट ने कहा कि यह साझा उद्देश्यों की एक साझा समझ है, जिसमें कि जो कम्युनिकेटर होता है, जो रिसीवर होता है, उनके मध्य जो साझा उद्देश्य होते हैं, उनकी साझा समझ होती है। इसी प्रकार अगर इन संदर्भों में हम लें तो साइमन ने इस प्रक्रिया को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में कहा है कि जहां पर दोनों ही प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक जो संप्रेषण है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रक्रिया होती है। वीनर के द्वारा ने माना कि समाज में जो एक विघटन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है, तो ये जो विघटन की प्रक्रिया है उसको एकीकरण करने का कार्य संप्रेषण के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसके तहत समाज में एकीकरण की प्रक्रिया को लाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इन संदर्भों में के अनुसार संप्रेषण का विश्लेषण करें तो संप्रेषण एक क्रिया भी है और एक प्रक्रिया भी है। क्रिया जहां पर यह काम के रूप में कार्य करती है, एक क्रिया है, वही यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो संप्रेषण है वह व्यक्तिगत स्तरों पर भी, छोटे समूहों के रूप में भी और प्रशासनिक स्तर पर भी संप्रेषण की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब संगठनों के स्तर पर बात करते हैं तो संगठन की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उस संगठन के संप्रेषण प्रक्रिया पर निर्भर करती है कि अर्थात संप्रेषण की किस प्रक्रिया को तहत उस वहां पर समन्वय किया जाता है। क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इस समन्वय की प्रक्रिया तभी संभव हो सकती है जब बेहतर संप्रेषण होता है। तो इन संदर्भों में जो संप्रेषण है उसके तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया में जहां पर प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वहीं पर साथ साथ जो कोडिंग है, जिन संकेतों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी के साथ साथ जो कंटेंट है, जो मैसेज है वो भी महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार से रिसीवर के द्वारा उन संकेता का अर्थ निकाला जाता है, संकेतीकरण किया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो इन सब के आधार पर जो फीडबैक आता है, जो प्रतिपुष्टि आती है, वो संकेत जो वो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। संप्रेषण विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जहां पर मौखिक संप्रेषण जो प्रतिदिन व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में, व्यक्ति एवं समूहों के बीच में, समूह एवं समूहों के मध्य होता है,
वह होता है तो लिखित माध्यम है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है, निश्चित नियमों का पालन किया जाता है और उन नियमों के तहत ही संप्रेषण की क्रिया को किया जाता है। इसी के साथ जहां पर औपचारिक संगठन होता है, जो औपचारिक संगठनों में औपचारिक संप्रेषण होता है, जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। वहीं उसके साथ साथ जो उसका अनौपचारिक संप्रेषण है वह भी अपनाया जाता है, क्योंकि जिन समस्त लक्ष्यों को संप्रेषण के लिए निर्धारित मार्गों के तहत प्रयोग में लाया जाता है, वहीं पर उनके साथ साथ जो अनौपचारिक संप्रेषण है उस प्रक्रिया का भी पालन संगठनीय स्तर पर भी किया जाता है। जहां पर संगठन ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो वहां पर वो समतलीय भी है, वो क्षैतिज भी है, वहां पर वो क्रॉस कम्युनिकेशन भी है, त्रियक भी है। अर्थात जहां पर संगठनों के मध्य, व्यक्तियों के मध्य जो संबंध है, जो संप्रेषण है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो विभिन्न स्तरों पर काम करती है, विभिन्न माध्यमों से कार्य करती है। और जब यह विभिन्न माध्यमों से काम करती है तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संप्रेषण की इसी प्रक्रिया के तहत जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब जो प्रश्न है वह है कि यह संप्रेषण किस प्रकार से प्रभावी हो, उसे किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है कि जो संप्रेषक है, जो प्रेषक है, जो कम्युनिकेटर है, वो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। अर्थात जब सूचनाओं का आदान प्रदान हो, जब विचारों का आदान प्रदान हो, जहां समझ का हस्तांतरण हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। वहां उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हुए एक निष्पक्ष रूप से अपनी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए। अर्थात वहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रेषक के द्वारा जो विषय है, जो कंटेंट है, वो किस प्रकार का है, मैसेज क्या है, वो महत्वपूर्ण होता है। उसमें पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जब जब पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर व्यक्ति संप्रेषण करता है तो वह संप्रेषण किसी भी परिस्थिति में प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता, उसकी अपनी सीमाएं हो जाएंगी, वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्रेषक के लिए जरूरी है कि जब संप्रेषण किया जाए तो उसमें पूर्वाग्रह, जो भी पूर्व से संबंधित तनाव है, उससे मुक्त हो, उस प्रकार के किसी प्रकार का जो बाधक है वो ना बने। इसी के साथ साथ जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनका विश्लेषण किया जाए। अर्थात किस प्रकार से सूचनाओं का संप्रेषण किया जाएगा उनका भी विश्लेषण कर लेना आवश्यक होगा। अर्थात जो प्रेषक है उसके द्वारा वो जिस प्रकार की सूचना है, जिस प्रकार के विचार हैं, आंकड़े हैं, उनका जब संप्रेषण करना है तो उससे संबंधित जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनका विश्लेषण कर लिया जाए, क्योंकि काल्पनिकता के आधार पर बेहतर संप्रेषण नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। वो विचारों के संबंध में है, वो सूचनाओं के संबंध में है, वह आंकड़ों के संबंध में है, तो वहां पर इनका स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि वह जो विश्लेषण होगा वह संप्रेषण के परिणाम को निर्धारित करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जो संप्रेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग होता है वह है उसका प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जिसके द्वारा की सूचना को प्राप्त किया जाना है। तो यह जो सूचना को प्राप्त करने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि प्रेषक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण किया जाना है, परंतु जो सूचनाओं को ग्रहण करने वाला है, जो प्राप्त करता है, उसकी भूमिका इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह किस प्रकार से उस सूचना को ग्रहण करता है। तो उसकी जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। प्रेषक को यह जानकारी प्राप्त कर लेना कि जो प्राप्त करता है वो उसका स्तर क्या है।
अगर वो मैसेज भेज रहा है तो किस प्रकार के संकेतों को वो समझ सकता है, किस प्रकार की भाषा को वो समझ सकता है, किस प्रकार के सिंबल्स को वो समझ सकता है। अगर भाषा के अगर जो कोडिंग का माध्यम दोनों का एक जैसा नहीं है या रिसीवर डिकोडिंग करने में सक्षम नहीं है, तो कितना भी अच्छा मैसेज हो, कितने भी अच्छे माध्यम का प्रयोग किया गया हो, उसको उसकी ग्राह्यता अपेक्षित नहीं हो सकती। तो अगर उस ग्राह्यता को, अगर उस एक्सेप्टेंस को हमें एक्सपेक्टेड लेवल तक लेकर आना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो रिसीवर है उस रिसीवर के द्वारा उसका विश्लेषण कर लिया जाए, उसके स्तर का जानकारी प्राप्त कर ली जाए। क्योंकि जब स्तर की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य होगा वो प्राप्त किया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है उसके लिए लिखित माध्यम का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। इसलिए तो इन संदर्भों में जो भी परिस्थितियां हैं जहां पर कि रिसीवर है, जो उसका स्तर है, उसका जानकारी, उसका मूल्यांकन पहले से कर लेना बेहतर होता है, जिससे कि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके। इसी के साथ साथ जो संदेश ग्राही है उसकी संवेदनशीलता की जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए, जिससे कि जो जिसको को मैसेज पहुंचाना है उसके जो इमोशंस हैं, उनकी उसकी जो संवेदनशीलता है उसकी जानकारी भी प्रेषक के पास में होनी चाहिए। जब प्रेषक के पास में वो जानकारी होगी तो निश्चित रूप से उस जानकारी के साथ में उस भावनाओं से जुड़कर, क्योंकि जब प्रेषक और जो प्राप्त करता है दोनों को दोनों उसकी भावनाओं को समझकर वह संप्रेषण करेगा तो निश्चित रूप से वह बेहतर होगा और उसके जो परिणाम आएंगे वो जो अपेक्षित हैं उसके के पास में होंगे। इसी के साथ साथ जो संप्रेषण है उसके लिए आवश्यक है कि समय और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि जब संप्रेषण की आवश्यकता है उस समय पर संप्रेषण होना चाहिए। उन परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही संप्रेषण किया जाए। इसलिए जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको तब अपनाया जाए कि जहां पर समय और परिस्थितियां अनुकूल हो, क्योंकि जब इन परिस्थितियों में संप्रेषण होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर होगा और उसके जो परिणाम होंगे वो भी बेहतर निकल कर आएंगे। इसी के साथ जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात वो प्रतिपुष्टि कि जो रिसीवर है उसके द्वारा किस प्रकार से जो मैसेज है, जो संदेश है उसको ग्रहण किया गया है। इसलिए बीच बीच में जो यह प्राप्त कर लेना या पता कर लेना, यह संदेश की पुनरावृत्ति करना भी उपयुक्त रहता है, जिसके माध्यम से जब संदेश की पुनरावृत्ति हो जाएगी तो उसके पश्चात जो है वह संदेश के अगर संप्रेषण में कहीं अस्पष्टता है तो उस अस्पष्टता को भी दूर कर लिया जाएगा, उसी समय पर यह संभव हो सकेगा। और जब इस प्रकार से अस्पष्टता दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो जहां पर भी पुनरावृत्ति है उसके माध्यम से उसको दूर करते हुए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सरलता हो जाएगी। और उसके पश्चात जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक निश्चित रूप से वह अपेक्षित अपेक्षाओं के पास होगा, ये जो अपेक्षित लक्ष्य रखे गए हैं उनके पास वो होगा। इसी के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए यह भी आवश्यक है कि हमेशा जो भाषा है वो सुबोध होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, उसमें बहुत गम्यता होनी चाहिए, क्योंकि जो संप्रेषण किया जा रहा है प्राप्तकर्ता के बीच में और प्रेषक के द्वारा वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसमें हो जहां पर कि दोनों उसे बेहतर तरीके से समझ सके, दोनों की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब साझा उद्देश्यों के लिए साझा समझ है तो निश्चित रूप से दोनों की उसकी जो भाषा हो, जो प्राप्तकर्ता के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वह सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, बहुत गम्यता लिए हुए होनी चाहिए, जिससे कि दोनों उसको बेहतर तरीके से प्रेषक समझा सके और जो प्राप्त करता है उसको प्राप्त कर सके। इसलिए जो भाषा की भूमिका होती है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके माध्यम से
उस विषय को, जो अगर कोई कठिन से कठिन संदेश भी है, तो जब उसके लिए प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वह समझने वाले के लिए, प्राप्तकर्ता के लिए वह और अधिक प्रभावी हो जाता है, या वह मैसेज उसके लिए और अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी के साथ साथ जो संप्रेषण है उसमें क्रियाओं एवं विचारों में संगति होनी चाहिए, कि जो क्रियाएं की जाएं, संप्रेषण के लिए जो क्रियाएं की जाएं और जो विचार हो उनमें संगतता होनी चाहिए, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ मेल बिठाते हुए हों। क्योंकि जो प्रभावी संप्रेषण है उसके लिए आवश्यक है कि विचारों के अनुरूप ही क्रियाओं का चयन किया जाए, क्योंकि क्रियाएं जब उसके अनुरूप होंगी तो निश्चित रूप से वह बेहतर संप्रेषण होगा। दोनों में यदि तारतम्यता में दोनों में अभाव होगा या दोनों में तालमेल का अभाव होगा तो निश्चित रूप से वह लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बनेगा। इसलिए आवश्यक है कि बेहतर संप्रेषण के लिए जो विचार हैं, जो व्यक्ति के सूचना है, उनके साथ ही क्रियाओं का संप्रेषण किया जाना चाहिए। उन क्रियाओं के माध्यम से ही संप्रेषण किया जाए तो उसके पश्चात निश्चित रूप से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिसके लिए निर्धारण किया गया है, उनकी प्राप्ति में यह सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेंगे। जो संप्रेषण है वह उसकी पहुंच समय पर होनी चाहिए, क्योंकि जो संप्रेषण है जहां बेहतर वह उपयुक्त समय और परिस्थितियों की मांग करता है, वहां एक ऐसे समय की भी मांग करता है कि जहां पर अगर समय सूचना भेजी गई है तो वो सूचना निश्चित समय तक वहां पर उपलब्ध हो जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो इस माध्यमों का प्रयोग किया जाए वो माध्यम ऐसे होने चाहिए जो संप्रेषण के विषय के अनुकूल हो, अर्थात जो संदेश है उस संदेश को दृष्टिगत रखते हुए ही संप्रेषण के माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संप्रेषण के प्रयोग में जहां पर दृश्य साधन है, जहां पर श्रव्य साधन है, जहां पर दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के साधन हैं, वहीं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन भी हैं। तो ये जो साधन है, ये जो माध्यम है, इन माध्यमों का प्रयोग संदेश के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर जो विषय की मांग है वो उसमें इन संदर्भों में यह बेहतर हो सकता है कि वहां पर केवल जो श्रव्य साधन है उन्हें वह ही बेहतर भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, परंतु कहीं पर श्रव्य साधन बेहतर हो सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हों जहां पर कि दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों का एक साथ प्रयोग करते हुए संप्रेषण किया जाए तो वह और भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। तो इस प्रकार से वहां प्रयोग किया जाए। जब प्रत्यक्ष संप्रेषण की बात आती है तो प्रत्यक्ष संप्रेषण में जहां पर कि बड़े सेमिनार हैं, रैलियां हैं, गोष्ठियां हैं, वहां पर इस प्रकार का प्रत्यक्ष संप्रेषण बेहतर होता है, क्योंकि वहां पर एक बड़े ऑडियंस को, एक बड़ी गैदरिंग को जहां पर सुनने वाले हैं, तो वहां पर जो इस प्रकार का मौखिक संप्रेषण है वो बेहतर होता है। और जहां पर एक प्रसाश के ढांचा होता है, उस प्रसाश के ढांचे के अंतर्गत जो संप्रेषण होता है जिसे अप्रत्यक्ष संप्रेषण के रूप से भी हम जानते हैं, तो वहां पर एक अलिखित माध्यम जो है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि वहां पर उस एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही संप्रेषण किया जाता है और उस निश्चित प्रक्रिया में जहां पर अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, लिखित रूप से विभाजन होता है, तो उस विभाजन की प्रक्रिया के तहत उसको कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो आवश्यकता होती है वह है कि वहां पर जो संप्रेषण हो उसमें जो क्रिया अपनाई जाए उसमें अप्रत्यक्ष बेहतर हो सकती है, लिखित माध्यम बेहतर हो सकता है। और विशेषकर उन बड़े संगठनों में जहां पर कि जो संदेश है वो बड़े समूहों तक पहुंचाना है या एक बड़ी जो कार्मिकों की संख्या है वहां तक पहुंचाना है, तो वहां पर ये बेहतर हो सकता है। तो अगर इन संदर्भों में संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है या उसका प्रयोग में लाई जाती है तो वह यहाँ पर और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है, क्योंकि संप्रेषण जहां पर एक क्रिया है वहीं
उसके साथ साथ यह एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया के तहत जिन निश्चित लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उस प्रक्रिया के तहत वो तभी प्राप्त किया जा सकेगा, तभी वह व्यवहार में लाए जा सकेंगे जबकि वहां पर उस प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाएगा और उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी संप्रेषण के आधार पर ही यह निर्भर करता है कि किस प्रकार से लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावी हो, प्रभावी संप्रेषण हो। यह संप्रेषण व्यक्तियों के मध्य में हो, छोटे संगठनों के मध्य में हो, प्रशासकीय संगठनों के मध्य में हो, किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो वह प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभावी संगठन होगा तो निश्चित रूप से यह और अधिक सक्रिय होकर या प्रभावशीलता के साथ भूमिका का निर्वाह करेगा। क्योंकि जहां पर विद्वानों के द्वारा इसे प्रबंधन का हृदय माना गया है या कहीं पर इसे जो है प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में माना गया है, तो इन संदर्भों में जो संप्रेषण की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में जहां पर जो लक्ष्य हैं वो विस्तृत हो रहे हैं, जहां पर संगठनों के आकार में परिवर्तन हो रहा है, जहां परिस्थितियों के परिवर्तन से, जहां उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है, परिस्थिति जहां पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृश्य बदल रहा है, वहां पर जो उद्देश्य है वो परिवर्तित हो रहे हैं, संगठनों की प्रकृति बदल रही है, संप्रेषण का माध्यम भी बदल रहा है। अब जो संप्रेषण के माध्यम में जहां पर केवल भाषा प्रभावी होती थी, भाषा कितनी प्रभावपूर्ण है वो महत्वपूर्ण होता था, वर्तमान में कंप्यूटर और मोबाइल के प्रयोग के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो सिंबल्स की, जो प्रतीकों की महत्ता है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कि अर्थात एक सिंबल के माध्यम से अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को संप्रेषित कर देना बहुत सरल हो गया है। एक चित्र के माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से, एक पोस्टर के माध्यम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सरल हो गया है। तो इन परिस्थितियों में जब ये परिस्थितियां बदल रही हैं, परिदृश्य बदल रहे हैं, तो उन परिदृश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार की भूमिका का महसूस की जाती है कि संप्रेषण किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से इसकी भूमिका होगी, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन संदर्भों में उसको लिया जाए और उसको प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। यदि उनकी जो संप्रेषण की अभी बात की, उसमें जहां पर भाषा की बात है, पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की बात है, जहां पर जो रिसीवर है उसकी जानकारी है, वास्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण है, इसी के साथ समय और परिस्थितियों को दृष्टिगत कर लेना है, उनका विश्लेषण कर लेना है, उचित माध्यम का चयन कर लेना है, ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी संप्रेषण की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। इसलिए संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही संप्रेषण की प्रक्रिया को संपादित किया जाए, जिससे कि उससे संबंधित जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सके और उन्हें और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सके, जिससे कि वह लक्ष्य, जिन लक्ष्यों को लेकर संगठन आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जो व्यक्तियों में आपसी संप्रेषण हो रहा है, उस संप्रेषण के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो और अधिक प्रभावी होंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।